Okay, guys, so let us begin with our fourth lecture of S block elements. तो ये लास्ट लेक्चर होगा एस ब्लॉक का, और इसके बाद दो चैप्टर्स हमारे बचेंगे, दैट इज पी ब्लॉक एंड मेटलर्जी. एस्टिमेटेड है कि 20th Feb तक पी ब्लॉक और मेटलर्जी भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, और ये जो पोर्शन चल रहा है अभी, इसमें मैं फिर से बोलना चाहूंगा आपको कि मेरे से ज्यादा काम आपका है. ऑल्दो आपको लेक्चर्स को प्रॉपरली देखना है, लेकिन उसके बाद जो नोट्स है उसे आपको 2 बार 3 बार थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं कि हाँ यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को कोशिश करिएगा कि एग्जाम तक आप ना भूलें. आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं याद रखने का. हाँ, जितना कॉन्सेप्ट पॉसिबल है मैं यहाँ पर आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, बट मेजर जो पोर्शन है वो इंफॉर्मेटिव ही रहने वाला है. सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द टॉपिक. ठीक है, चलिए. तो हमने शायद ऑक्साइड तक पढ़ लिया था, और आज हमको पढ़ना था हाइड्रोक्साइड्स के बारे में. और ऑब्वियसली द वेरी फेमस हाइड्रोक्साइड हम शुरू करेंगे NaOH के बारे में. तो उसका पहले प्रिपरेशन बताया गया है कि NaOH को प्रिपेयर कैसे करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहली बार कि ये कास्नर केल्नर सेल में किया जाता है. दिस इज डन इन कास्नर केल्नर सेल. एक्चुअली में यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है. ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस. देखो, जब आप नॉर्मली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ या कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो नॉर्मल, तब आप ये पाते हो. जब नॉर्मली आप कराते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कास्नर केल्नर सेल, जब आप नॉर्मली कराते हो तब क्या पाते हो? तब आप पाते हो एनोड पे क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस दे रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऐसे. ठीक है, और कैथोड पर आप ये पाते हो कि H+ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं. सॉल्यूशन में सोडियम आयंस बच गए, और सिंस H+ कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में OH- एक्सेस में आ रहा है, और NaOH के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, एक तरीका ये है. इसको भी क्या कहा जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस. ये भी एक प्रोसेस है, बट एक और प्रोसेस है जिससे और इफेक्टिवली हम NaOH बना सकते हैं यूजिंग दिस सेल. इस सेल में क्या फर्क है? फर्क इतना सा है कि यहां जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो मर्क्यूरी का करते हैं. कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड यूज होता है तो सोडियम अमलगम फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहाँ H+ ना जाकर सोडियम आयंस जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, सोडियम अमलगम बना लेते हैं. तो बस आपका जो कैथोड है, मर्क्यूरी कैथोड और कार्बन एनोड होता है. बिकॉज मर्क्यूरी को हम जितना कम यूज करें उतना बेटर है, डिफिकल्ट टू हैंडल है. तो ये जो सेल डिजाइन किया गया है, इस सेल में एनोड तो नॉर्मल कार्बन का रखा गया है, जिसमें वही नॉर्मली क्लोराइड आयंस जाकर क्लोरीन गैस लिबरेट करेंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैथोड यहां पर मर्क्यूरी का रखा गया है. और सिंस अमलगमेशन का जो प्रोसेस है वो काफी एक्जोथर्मिक होता है, तो सोडियम आयंस प्रेफरेबली जाते हैं, उनकी जाने की फिजिबिलिटी थोड़ी हाई है. और सोडियम एंड अमलगम, ये बातें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाई है. अभी मैं इसके फिजिकल केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट्स के मैं नहीं जानना चाहता, मैं आपको सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं. और ये जो सोडियम अमलगम है ना, इसमें जब आप पानी देखो, जब नॉर्मली सोडियम में पानी डालते हैं तो रिएक्शन इज क्वाइट एक्सप्लोसिव. बट जब सोडियम को हम अलॉय बनाते हैं अमलगम के साथ और उसमें पानी डालते हैं, तो जो उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव था अब वो कम हो जाता है. प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली. तो सोडियम अमलगम में जब पानी पड़ता है देन इट फॉर्म्स NaOH, और ये भी NaOH एक अच्छा यील्ड में मिलता है. तो ये रिएक्शन है कास्नर केल्नर सेल का. ये देखिए, कैथोड में सोडियम अमलगम फॉर्म हुआ, एनोड में क्लोराइड गया, एंड देन NaOH एंड हाइड्रोजन ऑब्वियसली
बिकॉज सोडियम मेटल का जैसे रिएक्शन होता है एकदम वैसे ही रिएक्शन है, लेकिन सोडियम मेटल जब Hg के साथ होगा, अमलगम के फॉर्म में रहेगा, तब उतना वॉयलेंट रिएक्शन नहीं होता, तो प्रैक्टिकली ज्यादा सेंसिबल है ये रिएक्शन कराना, इसलिए ऐसे कराया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, ये पढ़ लीजिएगा, यही बातें लिखी होंगी, ज्यादा कुछ खास यहां है नहीं। चलिए, अब एक और रिएक्शन दिया हुआ है, गोसैक्स मेथड है ये। दिस इज कॉल्ड कॉस्टिफिकेशन ऑफ Na2CO3। कॉस्टिफिकेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज NaOH का एक कॉमन नेम भी है, दैट इज कॉस्टिक सोडा, इसलिए कॉस्टिफिकेशन बोला जा रहा है। कुछ खास नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है। एक आयन एक्सचेंज हुआ है, सिंस ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो थोड़ा सा इनसल्यूबल होता है, और कभी भी कोई इनसल्यूबल चीजें बनती हैं तो रिएक्शन काफी ज्यादा आगे डोमिनेट करता है। मैंने 3 से 4 बार अपने लेक्चर्स में ये बातें आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बताया हुआ है, तो अभी वो रिपीट करने की कोई यहां जरूरत है नहीं। आपको मैंने बताया है मोर सॉल्यूबल से लेस सॉल्यूबल चीज बनती है तो उसका के इक्विलिब्रियम काफी बड़ा होता है, यहां भी वही हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ठीक ठाक है, बट कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, और इस वजह से ही रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। KSP ऑफ दिस एंड KSP ऑफ दिस, वही बात कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं शायद, ये मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल से लेस सॉल्युबल चीज बनी और सॉल्यूशन में NaOH आ गया। ये भी एक मेथड है, दैट इज गोसैक्स मेथड। देन प्रॉपर्टीज NaOH की बात करी जाए तो इजी है, प्रॉपर्टीज में कुछ बहुत खास बात है नहीं। क्या क्या बातें बताई गई है, वाइट है, ट्रांसलूसेंट है, सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट बता दी गई है 591 एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आयनिक है कंपाउंड, पानी में घुल जाएगा बढ़िया से, स्ट्रांगली एल्कलाइन है बिकॉज पानी में घुल रहा है यार, तो एल्कलाइन होगा ही। देन क्रिस्टल्स आर डेलिक्वेसेंट, ठीक है, क्रिस्टल्स डेलिक्वेसेंट है, एंड मतलब डेलिक्वेसेंट का मतलब वही समझिए, पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज डेलिक्वेसेंट। और उसके आगे बताया गया है, ओके, पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विथ CO2 and forms Na2CO3 fine, NaOH with CO2, simple acid base reaction, ठीक है। and it is a white crystalline deliquescent highly corrosive solid, corrosive भी है, ध्यान रखेंगे। it is stable towards heat, obviously decompose नहीं होगा। इसके कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशंस के रिएक्शन है, भाई NaOH के रिएक्शंस क्या ही पढ़ोगे, पूरी सॉल्ट एनालिसिस में आपने एज अ रिएजेंट NaOH पढ़ चुका है, तो कुछ खास रिएक्शन है नहीं। अब यार अमोनियम आयंस को H+ ले लेगा, H+ ले लेगा तो पानी बनाएगा, ठीक है, पानी बनाएगा और NH3 उड़ जाएगा, तो NH3 और पानी। देखो मैं ये जो लेक्चर्स दे रहा हूं मैं ये सोचते हुए दे रहा हूं कि आप पीछे के लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हो। अगर आप मुंह उठाकर आ जाओगे S ब्लॉक पढ़ना है मुझे, तो कुछ खास फायदा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ये सब चीजें अच्छे से करा दी हैं, तो मैं उस हिसाब से करा रहा हूं। तो आप कोई बीच में लेक्चर उठाकर जंप करके मत देखिएगा, प्रॉपर GIOC और सॉल्ट एनालिसिस पूरा करने के बाद ही इसमें आइएगा। चलिए, अब ये ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्वियस है, पहले पढ़ चुके हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड, वैसे भी हमने सॉल्युबिलिटी चार्ट में पढ़ा है कि लगभग हर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल ही होता है, तो बस जिंक हाइड्रोक्साइड। बट उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड हमने ये भी पढ़ा था, जब एक्सेस में NaOH डाला जाता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है, एम्फोटेरिक नेचर की वजह से सॉल्युबल हो जाता है। देन एम्फोटेरिक है, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देन एल्यूमिनियम एंड जिंक, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बट नॉट अ न्यू वन, कुछ ऐसा नहीं है खास, पहले भी पढ़ा है आपने कि जिंक और एल्यूमिनियम में जब NaOH डाला जाए तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, और एक तरह से ये हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का भी मेथड है।
सेम वही वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अपने हाइड्रोक्सिडो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो। जैसे कि जिंक है तो जिंक फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है जिंक की, तो जिंक जनरली ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम OH होल, देखो कहीं कहीं एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं 4 दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल के लिए मैं अगर 6 लिख दूं तो ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम बना रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम बना रहा है। और फिर ये NaAlO2, अब ये NaAlO2 कैसे लिखता है वो भी बता रहा हूं मैं। यहां पर कंसिडर किया गया है इसके फोर कोऑर्डिनेशन नंबर को, NaOH होल 4 3 माइनस, इसको कंसिडर किया गया है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, अब इसमें से वाटर लूज कराया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स पानी के निकाल दीजिए। सॉरी, अब यहां पर -1 बचेगा सिर्फ चार्ज, यहां 2, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 रहता है। 2 मॉलिक्यूल्स पानी के निकाल दीजिए तो आप पाएंगे AlO2 -1। तो कुछ इस फैशन में लिखा है इसको। और अगर कोई इस कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा मानता है तब वो कुछ ऐसा बनेगा, AlO3 3 माइनस। तो ऐसा भी चलता है, कभी कभी ऐसा भी चलता है, बट ये वाला ज्यादा रेलेवेंट रहता है। मतलब लगभग सेम ही है दोनों का, बहुत खास फर्क है नहीं। तो ये हो गया, हाइड्रोजन देगा, बढ़िया बात है। नॉन मेटल्स यील्ड हाइड्राइड इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन, ये पढ़ा हुआ है यार, कहाँ पढ़ा हुआ है? डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ नॉन मेटल्स इन बेसिक मीडियम, ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो वी विल नॉट रिपीट इट अगेन। चलिए, फिर आ रहा है NaOH। हाँ भाई, ये अच्छा रिएक्शन है। NaOH को भी रिड्यूस करने की क्षमता कार्बन के पास होती है, कार्बन के पास NaOH को भी रिड्यूस करने की क्षमता होती है, ध्यान रखेंगे। NaOH can also be reduced by carbon and yes it gives metallic sodium with carbon monoxide। हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही, हाइड्रोजन गैस मिलेगा ही, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ, छोटा दिख रहा है रिएक्शन बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला क्या बताया देखिए, अगला NaOH का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। और आपको पता है मेटल ऑक्साइड मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ही होंगे, तो ये एम्फोटेरिक ही होंगे तभी रिएक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। और इनके साथ अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शायद दिया हुआ है, +2 +3 +4, और अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये तो देखो जिंक जैसा ही दिख रहा है ना, जिंकेट आयन O2 2-। ये अच्छा, यहां पर देखो ये ऐसा वाला, इसको यूज किया है इसने, AlO3 3-, ये यूज किया है, मतलब इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मान के लिखा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अगर AlO2- भी लिखो, कॉम्पोजिशन वाइज वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे भी लिखो तो चलेगा। +4 में, ठीक है, +4 SnO2 को देख लेते हैं, ये +4 में होता है और एम्फोटेरिक भी है। तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लाइक SnOH होल 6 2-, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा 2-। और जब आप इससे अब पानी निकालेंगे, पानी के 3 मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा SnO3 2-। तो बस SnO3 2- के हिसाब से ये फॉर्मूला बना है। तो आई होप समझ आ गया होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। देन यूजेस है, यूजेस आपको खुद से रीड करना है। देन कम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है, KCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए। KOH रिजेंबल NaOH in all its reaction, however it is much more soluble in alcohol। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि वी ऑफन यूज alcoholic KOH as a base, not alcoholic NaOH, okay, because obviously we want that KOH or NaOH, whatever base we are using, we want that it should get well dissolved in the solvent,
and solubility of KOH is far better than NaOH when alcohol is considered. Okay, so when alcohol is considered, KOH is more soluble and therefore we use alcoholic KOH as a base and not alcoholic NaOH. एक प्रॉपर्टी है, बस याद रखेंगे. Then KOH is called caustic potash. corrosive प्रॉपर्टी है, ग्लास और स्किन, ठीक है. aqueous solution is known as potassium. देन KOH के ये दो पता नहीं इरेलेवेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं. NO के साथ पता नहीं क्यों रिएक्शन दिया हुआ है, इसका इस स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट रिएक्शन सही है, ठीक है. NO ऑब्वियसली NO जो है वो एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है और KOH को सॉरी ऑक्सीडाइजर की तरह काम नहीं करता. यहां पर क्या हो रहा है कि जब KOH बेसिक मीडियम में आप NO को रख रहे हैं, NO एक तरह का न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक तरह का न्यूट्रल ऑक्साइड है NO, ठीक है. अब रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पानी के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होता NO पे. NO हैज नो इफेक्ट ऑन वाटर, बट KOH के साथ ये रिएक्शन है NO का. क्या हो रहा है, NO ना डिस्प्रपोर्शनेट होता है, KOH के साथ वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है. ये देख लीजिए आप, ये रेड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज हुआ, रेड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज हुआ. रेशियो पे भी डिपेंड करता है. जब आप NO को एक्सेस में लोगे, जब NO को एक्सेस में लोगे तब N2O बनता हुआ दिखेगा, बट जब KOH थोड़ा एक्सेस में होगा तब N2 बनता हुआ दिखेगा. एक्सेस मतलब क्या, एक्सेस मतलब ऐसा नहीं कि NO से ज्यादा, पहले जितना लिए थे उससे ज्यादा, ये बात हो रही है. यहां देखो 1:2 का रेशियो है, बट यहां पर आप रेशियो देखो तो 2:3 का है. तो यहां पर KOH पहले से ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं उसको एक्सेस बोल रहा हूं, ठीक है. तो ये भी एक रिएक्शन है KOH का. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं है इस रिएक्शन की. अब ये NaOH के सभी रिएक्शंस को ना समराइज करा हुआ है PDF में, देख लीजिएगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है. जो आपने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा है वही सब चीजें हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ भी बात इसमें है नहीं कुछ खास ऐसा. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग caustic solution, soda solution to a solution of magnesium sulfate or chloride solution. ये रिएक्शन देख लीजिए. अब इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊं, सिंपल रिएक्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है. यहां पर भी आपने NaOH डाला, क्लोराइड में डालिए बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालिए बन गया, MgO में डालिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया. सिंपल क्लास 9-10th के लेवल के रिएक्शंस हैं ये, ठीक है. नो नीड टू इलैबोरेट दीज रिएक्शंस. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोला जा रहा है, इट कैन बी ड्राइड एट टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री ओनली. ठीक है, 100 डिग्री तक ही इसको सुखाया जा सकता है, अदरवाइज क्या होगा, वही ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है. डिकम्पोज हो जाएगा, इट ब्रेक्स इनटू ऑक्साइड्स एंड एट हायर टेम्परेचर. तो इट कैन बी ड्राइड एट टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस ओनली. स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर इम्पार्टिंग एल्कलिनिटी, मतलब बेसिक तो करेगा सॉल्यूशन को, बट सॉल्युबिलिटी कुछ खास है नहीं इनकी, क्योंकि हमने हाइड्रोक्साइड में ग्रुप 2 से लिखा था सिर्फ भारत सरकार को सॉल्युबल, हमने भारत सरकार को ही सॉल्युबल लिखा था. ये लोग ज्यादा सॉल्युबल होते नहीं. अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, क्यों नहीं होगा. वो जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी सॉल्युबिलिटी में अगर आप नजर डालेंगे, MgOH whole twice is in equilibrium with Mg+2 and OH minus. तो भाई ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस यहां पर हैं, अगर आपके सॉल्यूशन में बहुत सारा अमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, अगर बहुत सारा अमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है तो अमोनियम आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन होकर पानी बनाएगा और अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा. सिंस हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हो रहा है, हाइड्रोक्साइड सिंस कंज्यूम हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और काफी मुश्किल हो जाता है इसके प्रेजेंस में एक्सेस अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में. अगर आप चाहो कि मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट चाहता हूं
तो ये काम कर पाना काफी मुश्किल है। तो यही बातें लिखी होंगी, पढ़ लीजिएगा। चलिए, यूज है, अब यूज का कोई वो नहीं, आप देख लीजिएगा। देन कम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन कैसे रहा है? कुछ नहीं, नॉर्मल कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, नॉर्मल पानी के साथ काफी हीट वगैरह निकलता है। व्हाइट एमोर्फस पाउडर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। हाँ ठीक है, इसका डिजोल्यूशन ना एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, इसका जो डिजोल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक होता है। तो जब डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, मतलब आपको मैं रिएक्शन अगर लिख के बता दूं तो ऐसा, CaOH होल ट्वाइस सॉलिड gives Ca+2 aqueous plus Ca+2 aqueous plus OH minus aqueous। तो अब ये प्रोसेस जो है, ये जो मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मैं चलो फ्रेश पेज में लिख के बता देता हूं आपको। ये जो मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड गिव्स Ca+2 aqueous प्लस हाइड्रोक्साइड aqueous। अब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, वो काफी छोटे छोटे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहले तो आपको लैटिस ब्रेक करना पड़ेगा, और लैटिस ब्रेक करके आपको इनको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका सॉल्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो इसका नेट इफेक्ट है वो ये है, कि जो सॉल्वेशन आप कर रहे हैं ना, यहां पर जब सॉल्वेशन कर रहे हैं, यहां से यहां सॉल्वेशन, ये काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये नेट डिजोल्यूशन इसका एक्सोथर्मिक हो जाता है। और इसके एक्सोथर्मिक होने की वजह से ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर सपोर्टेड एट लोअर टेम्परेचर। सो व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड वी से कि भाई ठंडे पानी में तो ज्यादा अच्छे से घुल रहा है, पानी गर्म करोगे ना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। रेयर होता है ऐसा सीन, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर दिमाग में आ रहा है प्रेडिक्ट कर देंगे, नहीं कर पाओगे कोशिश भी मत करना, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए, अब ये लाइम वाटर मिल्की विल्की क्या पढ़ाएं आपको, बचपन से जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, लाइम वाटर मिल्की, खत्म करो कहानी। आ जाओ कार्बोनेट्स पे। अब ये है वॉशिंग सोडा को बनाने के कुछ रिएक्शंस हैं, नथिंग मच इन इट। ये है ली-ब्लैंक प्रोसेस, रिएक्शंस बहुत आसान है, वो ईल्ड की वजह से ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। कम इंप्योरिटी के साथ, कम खर्च के साथ एक बेटर ईल्ड पाया जा सकता है ऐसे प्रोसेस से, इसीलिए उस प्रोसेस को आज या फिर पहले कभी यूज किया गया होगा उस केमिकल को प्रिपेयर करने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक। इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि यही क्यों किए, ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए, नहीं लगाना है ऐसा दिमाग। उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं कि हाँ यार, इसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। और मैं फिर से ये भी बात कहूंगा कि कोई प्रोसेस में ना क्या स्टेप के बाद क्या स्टेप फॉलो हुआ है, ये भी उतना जरूरी नहीं है जेई के लिए। बस लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि किस प्रोसेस से क्या चीज बनाई जाती है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कास्नर केल्नर सेल का यूज करके क्या बनता है, इसी तरह से यहां पर ली ब्लैंक प्रोसेस से क्या बनता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भाई कार्बोनेट्स बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स बनाएंगे हम। देखिए NaCl प्लस H2SO4 एसिड बेस रिएक्शन है, फिर NaCl का रिएक्शन कराया गया, HCl निकल गया, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट केक। Na2SO4 की बात हो रही है। फिर कार्बन डाला, तो ऑब्वियसली यार जब सल्फेट है ना, सल्फेट को कार्बन पड़ते ही वो सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाला रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर के दो तो सिंपल है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। फिर सल्फाइड में जब आप कार्बोनेट डालेंगे तो कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज कैल्शियम सल्फाइड इज मोर इनसॉल्युबल एज कंपेयर टू सोडियम सल्फाइड।
और ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। अगला प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। अगला प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। अब ये सॉल्वे प्रोसेस में देखिए 3-4 स्टेप्स लिखे गए हैं, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें भी, सिंपल प्रोसेस है। इसमें ना ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है, अगर मैं सीधी बात बताऊं तो, और ब्राइन सॉल्यूशन में जो कि NaCl और वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें काफी हद तक 2 गैसेस डाले जाते हैं, दैट इज अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये डाला जाता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसेस डाले जाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में। और जब हम ऐसा करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, जब ये 2 गैसेस पड़ेंगे तो क्या होगा? जब ये 2 गैसेस ब्राइन सॉल्यूशन में पड़ेंगे तो क्या होगा? तो देखो एक बात तो ये समझ में आ रही है कि ये लोग मिलके, बिकॉज CO2 when mixed with water it acts like, yes, it acts like H2CO3 and ammonia with this it will surely form ammonium का कार्बोनेट वगैरह कुछ बनेगा ऐसा। तो एक अमोनियम आयंस ये जनरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ठीक ठाक अमोनियम आयन जनरेट ये कर सकते हैं, क्योंकि देखो सॉल्यूशन जितना बेसिक होता जाता है अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगती है, बिकॉज वही बात है, अमोनियम से H+ ले लेगा बेस और अमोनिया बनाने लगेगा। लेकिन आप अगर कोशिश करें कि सॉल्यूशन को मैं कम बेसिक रखूं या थोड़ा एसिडिक साइड में रखूं, तब आप पाएंगे कि अमोनियम आयंस भी बढ़ चढ़कर वहां प्रेजेंट होते हैं। तो यहां वही किया जा रहा है, साजिश वही है कि CO2 डाल दिया जाए, सॉल्यूशन को थोड़ा एसिडिक बना दिया जाए या लेस बेसिक बना दिया जाए, जो चाहो बोल लो, और उसकी वजह से अब अमोनियम आयंस आपके पास होंगे। अब क्या होता है, देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, जब भी हम NaCl की बात करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, यहां हमेशा इंप्योरिटी होती है किसकी? मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की। मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और शायद कैल्शियम के क्लोराइड्स भी इंप्योरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो NaCl है ना वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, सुनना मेरी बात, जो NaCl है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, लेकिन जो कॉमन सॉल्ट आप रखते हैं ना वो हाइग्रोस्कोपिक है। आप देखोगे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा सा ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है। अगर ऐसा बरसात के मौसम में आप NaCl को रख देते हो तो थोड़ा वो चिपचिपा सा हो जाता है। इट इज बिकॉज कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसमें इसकी प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिक वाली है, इसकी प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिक वाली है। इस प्योर NaCl हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। तो इसका मतलब जो कॉमन सॉल्ट आपके पास है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड एज इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, एज इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो क्या करा जाता है कि जब ये क्लोराइड्स हैं और जब हम अमोनियम कार्बोनेट यहां हमने पैदा कर लिया, ये तो वेल सॉल्यूबल होता है, तो ये मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल देता है, और इस तरह से हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस के साथ फ्री हो जाते हैं। ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस तरह से हमने ये डाला। उसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है। आप यहां एक एक करके स्टेप्स को देखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप पढ़ लीजिएगा। देन जब आप और एक्सेस में CO2 डालोगे तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है और आपके पास बाइकार्बोनेट है। जब NaCl डालोगे सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, देख लीजिए। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रेसिपिटेट आउट किया जा सकता है। दिस कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट। व्हाई इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट? अरे लेस सॉल्युबल है ना, सॉल्युबिलिटी चार्ट वगैरह में पढ़ाए तो थे, सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट वेल सॉल्युबल, ये लेस सॉल्युबल है। तो ये प्रेसिपिटेट आउट किया गया और अब इसको पकड़ के बहुत गंदे तरीके से हीट किया जाता है, लगभग 150 से 200 डिग्री के आसपास तक। तो जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, अब ये भी हीटिंग रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, कार्बोनेट बन जाता है और इस कार्बोनेट को कार्बोनेट बन जाता है और फिर इस कार्बोनेट में हम वाटर अगर डालेंगे तो वॉशिंग सोडा भी बन सकता है, Na2CO3। जब इसमें पानी डालेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है और Na2CO3.10H2O ऐसा कुछ बना डालता है।
अब ये रिकवरी बताया है तो यार ठीक है, रिकवरी मतलब कंजूसी से काम करना है, और जो शुरू में अमोनिया हमने डाला था उसको हम वापस चाहते हैं, तो क्या करोगे? अब सॉल्यूशन में अमोनियम आयंस अभी हैं, कि अमोनियम आयंस तो है ना, अमोनियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरह के फॉर्म में, तो या तो बस हीट कर दो स्टीम के साथ, या तो फिर बेस डालो, और बेस में भी एकदम सस्ता वाला बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, ठीक है, वो डालो, बस वो H+ लेकर यहां से आपको अमोनिया देगा। ये NH2 नहीं होगा, यहाँ NH3 होगा, इससे CO2 भी रिकवर हो जाता है। दिस इज सिंपली हीटिंग ऑफ, अरे ये पढ़े हो ना यार, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, उस टॉपिक में तो पढ़ाए हैं, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हेन अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन इज प्रेजेंट। देखो सब कुछ क्लियर हो रहा है। When a non-oxidizing anion is present, we get ammonia. We do not get nitrogen here. We get ammonia instead. बस वही हुआ है, खत्म करो कहानी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये ट्रोना, ये एक मिनरल है, उसके थ्रू भी अगर उसको पकड़ के हीट करें तो उससे भी सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, मिनरल का फॉर्मूला देख लेना। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में कुछ बताने वाली बात है, कुछ खास तो नहीं है, बात इतनी सी है कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2O है, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो शुरू में 9 पानी के मॉलिक्यूल्स को हटाता है, एक कम्पैक्ट पानी का मॉलिक्यूल चिपका ही रहता है। लेकिन जब हम थोड़ा और हीट करते हैं, वो भी हार मान जाता है, वो भी निकल जाता है, और जो बची हुई चीज है Na2CO3 एनहाइड्रस, उसको हम सोडा ऐश के नाम से भी पुकारते हैं। सो दिस इज सोडा ऐश। और क्या बोला गया है, कार्बोनेट पार्ट हाइड्रोलाइज, यार अब हाइड्रोलिसिस इतना एडवांस पढ़ चुके हो, अभी कार्बोनेट हाइड्रोलाइज होगा, ऑब्वियसली होगा, कार्बोनेट वीक एसिड का एनायन है तो हाइड्रोलाइज होगा। देन सिंपल रिएक्शन अगेन, कार्बोनेट में CO2 डाल रहे हो यार, कार्बोनेट में CO2 डालने का मतलब कि आप सॉल्यूशन को थोड़ा एसिडिक कर रहे हो, और जब भी सॉल्यूशन को एसिडिक करते हो तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया HCl के साथ। और ये क्लास 9 10th के लेवल के रिएक्शंस हैं, देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। यूजेस खत्म करिए। अब आ जाइए पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट में एक बात आपको बताऊं मैं, कि यहां जो सॉल्वे प्रोसेस था, जो हमने पीछे पढ़ा सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया और CO2 डाल के NaHCO3 को प्रेसिपिटेट आउट कर रहे थे, इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है। NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है और इस वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट आसानी से हो जाता है। बट ये काम आप KHCO3 के साथ नहीं करा सकते, और जब आपके पास KHCO3 ही नहीं होगा तो हीट किसको करोगे? जब KHCO3 ही नहीं होगा तो हीट किसको करोगे? और K2CO3 कहां से बनेगा? इसलिए सॉल्वे प्रोसेस यहां फेल हो जाता है। तो क्या करें? वही जो ली ब्लैंक प्रोसेस था, सिमिलर रिएक्शंस हैं, देख लीजिएगा, जो वहां पर Na था उसकी जगह पर पोटेशियम है। ठीक, वही पोटेशियम सल्फेट कार्बन डालोगे, सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सल्फाइड में कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे तो कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा और पोटेशियम का कार्बोनेट बन जाएगा। आयन एक्सचेंज हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। प्रॉपर्टीज कुछ खास है नहीं, Na2CO3 जैसा ही है, और कुछ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। देन कम्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। लगभग हम आखिरी पार्ट में आ चुके हैं। तो सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन फाउंड इन रॉक सॉल्ट, KCl फाउंड इन Sylvine, that is KCl, or Carnallite. Carnallite is a double salt, potassium chloride dot magnesium chloride dot 6H2O। फॉर्मूला याद रखना, कभी कभार काम आ जाता है, कभी कभार काम आ जाता है। आप ऐसे भी क्वेश्चंस देखोगे, JEE एडवांस के देखना आप 2019 के पेपर में सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ था एक मिनरल का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद पूछा था, शायद कैलामाइन का पूछा था या फिर कुछ किसी और का फॉर्मूला पूछा था, आप देखिएगा उसको। तो ये छोटे छोटे चीजें भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, काम आता है।
हाँ, जेई एडवांस में ही पूछा था, मेंस में तो खैर काफी कॉमन है ऐसे क्वेश्चंस। देन प्रॉपर्टीज बताया, ये देखो पहला प्रॉपर्टी लिखा है ना, इट इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक बट प्रेजेंस ऑफ MgCl2 सॉल्ट इन कॉमन सॉल्ट रेंडर्स इट हाइग्रोस्कोपिक। अब ठीक है, ये आप प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं। देन कम्स मैग्नीशियम क्लोराइड, नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, अगर कुछ बताने लायक होगा तो वो बता देंगे। crystallizes as hexahydrate, okay, magnesium has the tendency to form hexahydrate, hydrated salts magnesium बनाता है, ये बात आपके NCERT में भी ठीक ठाक तरीके से मेंशन्ड है। डेलिक्वेसेंट सॉलिड है, ठीक है, डेलिक्वेसेंट मतलब वही समझ लो, थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर ऐसा सोच लो कि जो थोड़ा सा ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है। डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, हाइग्रोस्कोपिक हम बोलते हैं जब वो ना पानी को ऐसा एब्जॉर्ब करके ऐसा गीला हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर, और डेलिक्वेसेंट मतलब वो खुद में ही थोड़ा सा ऐसा लिक्विड जैसा हो जाता है, ऐसा पेस्ट जैसा हो जाता है, ठीक है, तो वो डेलिक्वेसेंट वर्ड यूज कर देते हैं उसके लिए। मतलब वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब इट इज हैविंग टेंडेंसी टू जस्ट अपीयर लाइक अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड काइंड ऑफ, थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा, ठीक है, तो वो है डेलिक्वेसेंट। सेमी यूज कर सकते हो आप दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। देन दिस हाइड्रेट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एज फॉलोज, हाइड्रोलिसिस भी करता है। अरे हाइड्रोलिसिस तो करेगा, कौन सा हाइड्रोलिसिस करेगा? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल करते हो तो आप एनायनिक हाइड्रोलिसिस के साथ बहुत बार रूबरू होते हो। एनायनिक हाइड्रोलिसिस आप बहुत बार देखते हो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आप बहुत रेयर देखते हो, बहुत रेयर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आप देखते हो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखो तो ये कुछ और नहीं, बस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ही कर रहा है, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है। देखिए यहां जो मैग्नीशियम आयंस है ना, इसके जो मैग्नीशियम आयंस है वो H2O से OH माइनस को ले रहे हैं, जी हाँ, तो वो जब OH माइनस को लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड था शायद, मैग्नीशियम क्लोराइड था, तो ये कुछ OH माइनस को लेंगे और साथ में अब Cl हटा तो आपको HCl भी देखने को मिलेगा। तो जैसे एनायनिक हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन थोड़ा एल्कलाइन होता था, या फिर आप बोलो तो लेस एसिडिक हो जाता था, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। सिंपल वही बात है बेटा, जैसे कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो पानी से इसको H+ देते हो ना, वैसे ही मैग्नीशियम आयंस जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O से इसको H+ मत दो, क्या दे दो? OH माइनस दे दो, और OH माइनस देने के बाद MgOH और बाकी जो एनायन था वो रहेगा, दैट इज Cl लाइक दिस। ऐसे ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है। यही बातें लिखी होंगी, पढ़ लीजिएगा, कुछ नया नहीं होगा इसमें। देन कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, सोरेल सीमेंट में इसका मिक्सचर यूज होता है। देन कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये रिएक्शन कुछ बताने लायक है क्या इस सीक्वेंस में? मैग्नीशियम कार्बोनेट एक फ्लो चार्ट जैसा दिया हुआ है, नहीं है कुछ बताने लायक, सब कुछ पहले ही बताया जा चुका है, कुछ भी खास बताने लायक नहीं है, पहले बताया जा चुका है। कुछ हीटिंग रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोलिसिस है, देख लीजिएगा, सिंपल है रिएक्शंस, कुछ भी खास ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा। ओके, नाउ कम टू सल्फेट्स, और सल्फेट के बाद तो ठीक है, लास्ट ही है सल्फेट, थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक और आएगा। पोटेशियम सल्फेट प्रिपरेशन, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन, पोटेशियम सल्फेट बन गया है। पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट को फिर से KCl के साथ ट्रीट किए, आपका पोटेशियम सल्फेट बन गया है। देन इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलम। एलम क्या होता है ये देख लीजिए। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस को आप देख सकते हैं, इसमें एक आध नया रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे पहले पोटेशियम
को आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, आपको पता है जब आप नॉर्मली जलाते हैं तो क्या बनता है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात आप मान लो। सुपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब इसमें सल्फर पाउडर आप डालते हैं और थोड़ा गर्म करते हैं, सल्फर पाउडर डाल के, जो पोटेशियम का सल्फाइड जो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड था, वो एक्चुअली में ये जो सल्फर है ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में कन्वर्ट होता है। दिस इज K2SO4। ये भी एक तरीका हो गया देखो बनाने का इसको। ये K2SO4 ये तरीका हो गया, ये फ्लो चार्ट हो गया इसको बनाने का। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ध्यान रहेगा अभी। ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आया जो नया है, थोड़ा सा छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब ये बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, ये कुछ बहुत नई बात नहीं है आपके लिए, आसान है। अब एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ ये एलम बनाता है, और एलम भी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले ही दूसरे लेक्चर में पढ़ा था डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स में। तो एलम क्या है, पोटेशियम, पोटेश एलम क्या है, पोटेश एलम क्या है, अब पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट सम हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आई थिंक इट इज 24। ठीक है, तो वो आपका एलम है। यहां पर पोटेशियम के साथ एल्यूमिनियम के साथ बनता है पोटेश एलम। ठीक है, ये बनता है पोटेश एलम। ठीक, अच्छा, इसी को हीट कर दोगे, अब सल्फेट है भाई, हीट करोगे क्या होगा, हीट करोगे क्या होगा, ऑब्वियसली इसका एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन को हीट करोगे इट विल फॉर्म, नहीं इसको हीट नहीं कर रहे यार, ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन करा रहे, ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन करा रहे, ये बन रहा है। कार्बन के साथ हीट करेंगे, जी हां, सल्फेट किस में कन्वर्ट होता है, सल्फाइड में। देखो दूसरी बार ये रिएक्शन आया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इस फ्लो चार्ट में ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कुछ रिएक्शन चार्ट, अच्छा ये ऊपर था। देन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बात हुई है, कुछ मिनरल्स हैं, फॉर्मूलाज देख लीजिएगा मिनरल्स के। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O होता है। कैनाइट में पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट .3H2O। ये मत बोलिएगा सर ये बात आपने नहीं पढ़ाई थी, ये सब पढ़ाने का नहीं है, लिखा हुआ है, आपको देखकर याद रखना है। देन प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन है यार, एसिड बेस रिएक्शन, मैग्नीशियम कार्बोनेट NH2SO4, ये चीज आपको समझ आ ही जाएगी। देन डोलोमाइट, डोलोमाइट फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैल्शियम का कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम का कार्बोनेट। जब उसको हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं तब आपके पास सिंपली एक एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है यार, एसिड बेस, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, और ये H+ लेके H2CO3 बनेगा जो कि H2O और CO2 दे देगा। ये लीजिए, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, नथिंग न्यू इन इट, इट इज आइसोमॉर्फस विद दीज। ठीक है, ये एप्सम सॉल्ट की बात करी गई है, आइसोमॉर्फस होगा, स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, दैट इज आइसोमॉर्फस। फिर आ जाइए हीटिंग इफेक्ट, तो ये हीटिंग रिएक्शन है इसकी। जब आप 150 डिग्री देंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, एक चिपका रहेगा। 200 डिग्री देंगे तो वो एक भी निकल जाएगा। और मैग्नीशियम सल्फेट को जब पकड़ के बहुत हीट करोगे 1000 केल्विन के ऊपर, तो वो SO3 नहीं देगा। नॉर्मली तो SO3 देता, बट वो SO3 भी टूट जाता है हाई टेम्परेचर में, पहले भी बता चुका हूं आपको, SO2 और O2 में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड SO2 एंड O2। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब लगभग 1000 डिग्री के आसपास की हीटिंग है वो। देन अगेन कम्स कार्बन। हाँ, अब ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिछले रिएक्शन से अलग है, अलग है। यहां पर कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म यूज होता है, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक इज एन एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जस्ट लाइक चारकोल, एनिमल चारकोल, ये सब जो यूज होते हैं, कोल, कोक, वैसा ही लैम्प ब्लैक ये भी एक कार्बन का ही एमोर्फस एलोट्रोप है जिसका कोई वेल नोन स्ट्रक्चर नहीं है। उसके साथ जब हम मैग्नीशियम सल्फेट को ट्रीट करते हैं तो देखो, जब पोटेशियम सल्फेट को आप कार्बन के साथ हीट कर रहे थे, कार्बन के साथ हीट कर रहे थे, ये जो था, ये सल्फेट जो था वो सल्फर में कन्वर्ट ना हो, ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो रहा था, याद आ रहा है,
सल्फाइड में कन्वर्ट हो रहा था और ऑब्वियसली आपको CO मिल रहा था। यहां ये सल्फाइड में कन्वर्ट नहीं होता, यहां पर ये जस्ट एक बिलो ऑक्सीडेशन स्टेट SO2 का गैस बनाकर निकलता है। ये रिएक्शन याद ही करना पड़ेगा, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट में जो हमने देखा, दोनों को ध्यान रखिएगा। ये सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा है, ये थोड़ा अलग बिहेवियर दिखा रहा है। इट फॉर्म्स डबल सॉल्ट विथ अल्कली मेटल सल्फेट्स, ऑब्वियसली अभी पीछे पढ़ा आपने, डबल सॉल्ट्स बनाते हैं ये कार्नलाइट टाइप्स। देन कम्स कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है, पानी इसमें लग जाए तो एक काफी हार्ड मास बना लेता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दैट इज नोन एज जिप्सम। और इसको हीट करते हैं तो इसके पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हीट किया तो पूरी तरह से एनहाइड्रस हो जाएगा, और फिर उसको डेड बर्न्ड प्लास्टर के नाम से जानते हैं। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं छुपी हुई है। तो वो डेड बर्न प्लास्टर है, और डेड बर्न प्लास्टर में फिर आप पानी डालेंगे तो आप उससे वापस जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O नहीं बना सकते। ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है। और इसके लेटिस में भी चेंजेस आते हैं जब आप हीट करोगे ना जिप्सम को। जैसे हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड, सो वी से दैट वी हीट जिप्सम एंड वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो हीटिंग gypsum has some steps, like when you heat gypsum first, जहां तक मुझे याद आ रहा है पहले वो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर का होता है। अब मोनोक्लिनिक वगैरह क्या है, ये सॉलिड स्टेट्स में आप पढ़ेंगे, आप लेक्चर्स देखिएगा वहां आपको समझ आएगा। मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक एक टाइप ऑफ लैटिस सिस्टम है। फिर इसको हीट करते हैं ना तो कुछ चेंजेस आते हैं उसमें, उसके पहले लैटिस में चेंजेस आते हैं। दिया है या नहीं दिया देख लेते हैं। हाँ ये देखिए दिया हुआ है, ये प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस दिया हुआ है। ये देखो जिप्सम मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, हीट करोगे ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। यहां पर फॉर्मूला में चेंज नहीं आया है, बस लैटिस में चेंज आया। 120 डिग्री के आसपास POP बनता है, और फिर 200 डिग्री के आसपास एनहाइड्रस हो जाता है, इसको डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। और जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, ये रिएक्शन पहले भी पड़ा हुआ है, सल्फेट है, स्ट्रांगली हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, SO3 फर्दर टूट जाएगा SO2 और O2 में, ये कुछ इस तरह से, और ये लाइम आपके पास बन के तैयार। सो डेड बर्न प्लास्टर की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, प्रॉपर्टीज सबको आता है पढ़ना, पढ़ लीजिएगा, कुछ नई बात नहीं है। देन अब देखो अगेन यहां पर फिर वही बात है, मैग्नीशियम सल्फेट का ही कार्बन के साथ रिएक्शन अलग था, बाकी कैल्शियम सल्फेट भी नॉर्मली सल्फाइड में ही कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली सल्फाइड में ही कन्वर्ट कर रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग थी, ठीक। चलिए देन कम फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, जिसमें से ये बात कर रहे हैं फ्लोरापेटाइट की और साइनामाइड की। तो साइनामाइड के बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। साइनामाइड होता है CN2-। दिस इज साइनामाइड आयन, ठीक है, ये साइनामाइड आयन है। इसका स्ट्रक्चर आप चाहे तो ऐसा बना लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N2-, और टॉटोमेरिज्म करता है H वगैरह लग जाने के बाद, तो ये C डबल बॉन्ड N माइनस माइनस, इसके दो ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, ठीक। यहां पर ध्यान रखिएगा ये CN होल ट्वाइस नहीं है, ये अलग चीज है। ये था साइनोजन और ये साइनामाइड है। ये साइनामाइड है, CN2-, दिस इज साइनामाइड। अब ये साइनामाइड के साथ कुछ आयंस वगैरह जोड़ के आप कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ये खुद में कंपाउंड है साइनोजन। दिस इज सूडो हैलाइड,
वी विल स्टडी इट इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री, इट इज सूडो हैलाइड। तो ये साइनामाइड है और ये अलग है साइनोजन। दिस इज अ गैस, दिस इज एन आयन, तो इट कंबाइंस विथ कैल्शियम लाइक Ca+2 Cn2 2- and it forms CaCN2. this is called calcium cyanamide. This is called calcium cyanamide. इसी तरह से हाइड्रोजन लग जाए तो it forms hydrogen cyanamide like C triple bond N single bond NH2. this is hydrogen cyanamide और simply cyanamide भी बोलते हैं इसको लोग। this is hydrogen cyanamide, ठीक है, this is hydrogen cyanamide। तो अब ये बनता कैसे? ये तो भाई थोड़ा हीटिंग वाला रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड लिया जाता है, नाइट्रोजन के साथ इसको हीट करते हैं। अब देख लो नाइट्रोजन वगैरह यूज कर रहे हो आप, ऐसे गैसेस, जिद्दी गैसेस जो नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करते, काइंड ऑफ नोबल गैस है एक तरह का वो, मतलब नॉट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा मैं, बट उसका जो नेचर है वो काइंड ऑफ नोबल गैस की तरह ही है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता वो नाइट्रोजन। लगभग 1200-1300 केल्विन और उसके ऊपर का टेम्परेचर यहां दिया जाता है और फिर आपके पास बनकर तैयार होता है कैल्शियम का साइनामाइड CaCN2। ये देखिए ये रिएक्शन आपके पास है और कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। दिस इज कैल्शियम साइनामाइड, दिस इज कैल्शियम साइनामाइड। इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है ना, मैं बता रहा हूं, कैल्शियम साइनामाइड की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है, इट इज Ca+2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N2-, यही है आपके पास। जब इसको पानी मिलता है ना, तो ये तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, अलग कर दिया, बस वही नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है यार, आयनिक कंपाउंड है, तो लगा लो दिमाग। पॉजिटिव को OH- देने का, नेगेटिव को H+ देने का, लगा लो दिमाग, कोई बड़ी बात नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यहां पर H+ दोगे तो देखो अब ध्यान से कुछ ऐसा बन रहा है क्या, दिस NH2, ये होता है हाइड्रोजन साइनामाइड, दिस इज हाइड्रोजन साइनामाइड, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन साइनामाइड, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो भाई ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ओके, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। एक सेकेंड, शायद मेरा चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया है, जस्ट अ मोमेंट, ओके नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, ये हाइड्रोजन साइनामाइड है, लेकिन इस पे फिर पानी पड़ेगा फर्दर, और फिर पानी पड़ेगा। अब देखो ये जो साइनाइड वाला पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हाइड्रोलिसिस करते हो वैसे करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपको समझ आएगा। बीच में ये यूरिया बना रहा होगा, CONH2 बन रहा है यूरिया, और यूरिया फर्दर और अगर हाइड्रोलिसिस करेगा, यूरिया अगर फर्दर और हाइड्रोलिसिस करेगा, ये वाला पोर्शन CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा, सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और यहां पर जब आप यूरिया देखें तो यूरिया भी फर्दर हाइड्रोलाइज होकर अमोनिया गैस देता है और CO2 देता है। सीक्वेंस समझ आ रहा है रिएक्शन का? सीक्वेंस समझ आ रहा है? तो देखो, अगर मैं बात करूं पानी डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम साइनामाइड में पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो देखो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साइनामाइड भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन साइनामाइड। लेकिन ये साइनामाइड फर्दर इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है यूरिया में, और ये तो आपको ट्रेसेस इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे। पानी कम डाला हुआ है तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्या पता फर्दर पानी मिले ही ना इसको और ये फर्दर इसमें कन्वर्ट हो ही ना। और अगर ऐसा हो गया, मान लो आपने बहुत सारा पानी डाला हुआ है, एक्सेस पानी डाल दिया है, तो अल्टीमेटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और ये रहेगा, और ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। और एसिड बेस रिएक्शन करके क्या आपको समझ आ रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा, COH होल ट्वाइस एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा, और अमोनिया निकल रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बेस है तो बेस के साथ बेस का कुछ नहीं होना, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, अमोनियम कार्बोनेट भी बना सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां पढ़ लेना, यही सब चीजें दी हुई होंगी। अब क्या बोला जा रहा है, cyanamide is produced on hydrolysis of calcium cyanamide, which in turn is prepared from calcium carbide via Frank-Caro process. Okay, this is Frank-Caro process. This plus CO2 forms this cyanamide. ये गलत सलत लिखा हुआ है, CO2 A2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है,
ये CO2 नहीं है यहाँ पे, जो मैंने पीछे रिएक्शन सीक्वेंस बताया वो सी सीक्वेंस है, ठीक है। ये CO2 वगैरह ओमिट कर देना, यहाँ गलत है ये देखो ये यहीं तक बनाकर रोक दिया इसने, ठीक है। ये बहुत अच्छे से नहीं समझ आएगा आपको ये रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है और ये तो मिसप्रिंट भी है। ये ध्यान रखें, ये सीक्वेंस है कैल्शियम साइनामाइड के हाइड्रोलिसिस का, ये सीक्वेंस है, ठीक है। चलो क्या बात है, खत्म हुआ चैप्टर, बचा है कुछ, सीमेंट बचा है यार, पढ़ लेना सीमेंट में क्या है। सीमेंट के कॉम्पोजिशंस पढ़ लेना। अब सीमेंट को बनाने का जो मेजर तरीका है वो यही है कि हम वहां पर लाइम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, क्ले डालते हैं सिलिका के साथ, अलोंग विथ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। देखो करते क्या है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन डालते हैं और सिलिका डालते हैं। मेन हमारा जो रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए सस्ता ही है, क्ले वगैरह उठाकर डाल देते हैं, उसमें लाइम स्टोन मिल जाता, सॉरी सिलिका मिल जाता है और लाइम स्टोन डालते हैं, ये दोनों डालते हैं। बहुत बड़ा सा रोटेटरी किल्न होता है उसमें। कैल्शियम कार्बोनेट एक टेम्परेचर के बाद टूट जाता है, 1000 केल्विन वाले जब वो सेक्शन में पहुंचता है उस बड़े फर्नेस के, तो वो फर्दर टूट जाता है 1000 केल्विन के आसपास, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में टूट जाता है। अब ये सब एडवांस के लिए उतना जरूरी नहीं है, ये सब मेंस वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, तो उतना जरूरी है नहीं है, बट फिर भी देख लो एक बार, नोट्स में लिखा है तो देख लीजिए। अब ये जो CaO है ये फर्दर SiO2 के साथ रिएक्ट करना लगता है। SiO2 को रिएक्ट कराना बहुत आसान काम है नहीं, तो थोड़े हाई टेम्परेचर पे आसपास 1400 केल्विन वेल्विन के आसपास ये दोनों रिएक्ट करके CaSiO3 बनाते हैं। दिस इज कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम सिलिकेट बनता है। अब देखो ये जो सिलिकेट्स होते हैं ना, ये बहुत तरीके के सिलिकेट्स होते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पी ब्लॉक केमिस्ट्री में, जब हम बोरॉन कार्बन फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे सिलिकेट्स को, ठीक है। वहां पर सिलिकेट्स को थोड़ा मैं इलेबोरेट करके बताऊंगा। अब ये जो थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है सीमेंट में, नहीं है जरूरी, मैं तो कहूंगा आप छोड़ भी दो तो चलेगा। एडवांस में इतनी गिरी स्थिति नहीं आ गई कि आपसे सीमेंट का कॉम्पोजिशन पूछेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप साउंड करता है कि ऐसी कुछ चीज पूछ ले, बट फिर भी एक बार रीड कर लेना, आपको सजेस्ट करूंगा मैं। POP डालते हैं उसमें, क्यों डाल रहे हैं, सीमेंट का जो सेटलिंग डाउन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, आराम से उसको हार्ड होने का समय मिले, इसलिए उसमें थोड़ा POP डालते हैं। अरे घर वर बनते सबने देखा है यार सीमेंट में, ठीक है। क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है देख लीजिएगा, कुछ आयरन के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स भी डाले जाते हैं उसको एक प्रॉपर कलर देने के लिए, बहुत सारी चीजें मिक्स की जाती हैं। तो सीमेंट कोई एक चीज नहीं है, सीमेंट बहुत सारे केमिकल्स का एक एडिक्वेट अमाउंट में मिक्सचर है, जो कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी शो करता है। और सीमेंट का यूज तो फिर क्या ही बोले आप, है ना, मतलब आयरन और स्टील के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो सीमेंट ही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और जो भी चीजें हैं सब में। ओके, देन कम सम कॉमन नेम्स, इस पे एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक एक कॉमन नेम याद होना चाहिए, बट अपनी तरफ से नोट्स में ये सब चीज इंक्लूडेड है कि भाई ठीक है, देखो ये सब कुछ नाम होते हैं, एक एक याद करने की जरूरत नहीं है गधों की तरह, एक बार थोड़े बहुत ऐसा एक नजर दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये सब मेंस में ज्यादा काम आते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब कुछ याद कर लीजिएगा। अब ये क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, उसकी बातें हैं, तो जो आपने पीछे पढ़ा उसका एक समरी काइंड ऑफ यहां आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा ना कि आपको एक एक याद करना है, एक एक याद नहीं करना है। ये जिसमें थोड़े बहुत स्टार मार्क्ड है ना, इसने कुछ लिखा है क्या स्टार मार्क करके, शुड बी मेमोराइज्ड विथ फॉर्मूला, अदर्स आर गिवन ओनली फॉर द रेफरेंस, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज देम। स्टार मार्क वालों को बोला है कि मेमोराइज कर लीजिएगा, उतना भी जरूरी नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस तरह से होती है हमारी एक बोरिंग सी चैप्टर, दैट इज एस ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म।
और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे पी ब्लॉक केमिस्ट्री का बोरॉन एंड कार्बन फैमिली। देन उसके बाद आएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली फॉलोड बाय नोबल गैसेस एंड देन मेटलर्जी। तो इतना पोर्शन मैं आपको 20 फरवरी तक कराने का कमिटमेंट दे रहा हूँ। तो उसके लिए रोज रोज लेक्चर्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो हफ्ते में 4 लेक्चर तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी इतना पोर्शन खत्म हो पाएगा। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।